नमस्कार दोस्तों, प्रत्यक्ष आयुर्वेद की तरफ से मैं डॉक्टर राहुल परियार आप सभी का स्वागत करता हूं आयुर्वेद दीक्षा 2.0 के ओरिएंटेशन के सेकंड पार्ट में। बेसिकली इस पार्ट के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद दीक्षा 2.0 क्या है। हमने बहुत सारी बातें एआईपीजीटी से रिलेटेड करी है। यहाँ पे आयुर्वेद दीक्षा 2.0 के फीचर्स की बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम आपको डेली लाइव क्लास पढ़ाने वाले हैं, राइट। लाइव क्लास का मतलब है कि हम आपको पूरा सिलेबस लाइव पढ़ाएंगे। आपको वहां पे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और आपको वहां पे अपडेटेड क्वेश्चन, अपडेटेड मतलब जो रिसेंट 2024 के प्रश्न है वो आपको क्लासरूम में चैप्टर के साथ में बताएंगे कि यहाँ से प्रश्न अभी बना है। तो इससे ज्यादा रिलेटेबल मुझे नहीं लगता है कि लाइव क्लास से ज्यादा कोई आपको अप्रोच कर सकता है, राइट। दूसरा, हर क्लास को हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि अगर आपका टाइम मिसमैच होता है कभी, तो आप उसको फ्लेक्सिबली कभी भी जाकर के देख लोगे। हम पूरा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हमारे पिछले साल मतलब जो 2025 के लिए हमने पढ़ाया है वो वाला, इससे पहले वाला तो हम खुद ही डिलीट कर देंगे। ये 2025 वाला कोर्स आपको डे वन पे इसलिए दे देंगे कि अगर आपका मन है कि आपको रसशास्त्र पहले पढ़ना है, द्रव्य गुण पहले पढ़ना, अपना काश्यप पहले पढ़ना है, जो रिपीटर्स है उनको लगता है कि मैं अपना थोड़ा सा एडवांसमेंट लेना चाहता हूं, वो अपना यहां से कर सकता है। हालांकि आपके पास में दोनों रिकॉर्डिंग्स रहेगी। मैं बोलूंगा कि लेटेस्ट को फॉलो करिए, बट स्टिल आपके पास में ये इसलिए अवेलेबल होगी क्योंकि आप अपने आप को अगर अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से ज्यादा पढ़ना चाहते हो, एक्स्ट्रा पढ़ करके अपने आप को आगे रखना चाहते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे कर लोगे। असेसमेंट्स टेस्ट सीरीज के बिना आयुर्वेद दीक्षा 2.0 बिल्कुल अधूरा है और इसमें 7 राउंड ऑफ टेस्ट हमारे पास में, जो कि हमने इस साल 2025 में हमने 2 राउंड बढ़ा दिए हैं। 2025 वालों के लिए हमने 5 राउंड पिछले साल डेमो देते समय अनाउंस किए थे कि हम 5 राउंड देंगे, लेकिन इवेंचुअली हमें लगा कि हमारे पास में स्टूडेंट्स की डिमांड ज्यादा है, तो हमने 2 राउंड और एडिशनली ऐड किए हैं। अब 12,000 प्लस क्वेश्चन है और 120 प्लस टेस्ट है। हर टेस्ट का एक शेड्यूल बनाया गया है कि हर महीने में कौन कौन से टेस्ट होंगे, जो कि आपको ब्रोशर के अंदर आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं। अगर किसी के पास ब्रोशर नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वो ब्रोशर देख सकते हैं। और अगर नहीं होता तो सिंपली हमारे जो एक फैकल्टी का नंबर मैं दे रहा हूं 8595776006, इस नंबर पे आप मैसेज करोगे, आपको ब्रोशर चाहिए, ब्रोशर के लिए लिख दोगे तो आपको ब्रोशर मिल जाएगा। फिर भी हमारे पास में फिर भी नहीं होता है, तब भी आप अपने आपको ऐप में हमारे रजिस्टर कर दोगे तो भी हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। आप फिर अपना ब्रोशर वहां पे मांग सकते हो, राइट। ये जो 7 राउंड के 12,000 क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो लेवल है वो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि हम इतने सारे लेवल ऑफ क्वेश्चन को अगर डिकोड कर रहे हैं तो क्या हम क्लासरूम के स्टूडेंट को देंगे नहीं? बिल्कुल देंगे। अगर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो सॉल्व क्यों नहीं करेंगे? डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। हमारे पास में असर्शन रीजन क्वेश्चंस, हमारे पास में स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, और इन सब के साथ में हमारे पास में सिंपल एमसीक्यू, क्योंकि एक बीएमएस स्कॉलर को तो अभी एमसीक्यू चाहिए, एमसीक्यू भी है, हाई लेवल के क्वेश्चन भी है, क्योंकि एआईपीजीटी वाले सबको चाहिए। हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन को और हमारे टेस्ट पेपर को, दोनों तरीके के क्वेश्चंस के लेवल को हमने सेट किया है। इवन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास में अलग से 15,000 क्वेश्चंस है, जिनको आप जितनी बार चाहो उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एक बार पेपर सॉल्व करोगे, पेपर को वापस से रिफ्रेश करोगे, वापस से 1 महीने बाद करना चाहोगे तो कर पाओगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे 2 लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, एक यूजीएमओ और एआईपीजीटी का जो बेसिक लेवल है, मतलब 1 लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहां पे आपको देने की वहां पे कोशिश करेंगे। और एआईपीजीटी के अंदर जो एडवांस लेवल की हम बात कर रहे हैं, जो एडवांस जो हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर लेवल 2, 3, 4 को कवर कर रहा है और यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करता है, तो 2 लेवल के क्वेश्चन पेपर आपको थ्रू आउट आपके प्रिपरेशन में हर चैप्टर के साथ में मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं, राइट। इन सब के साथ में हमारा जो टेस्ट पेपर के 120 क्वेश्चन पेपर है, हम टेस्ट पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे लाइव क्लास के अंदर बैठ करके। मैं एक एक क्वेश्चन के ऊपर जाऊंगा, बात करूंगा कि ये क्वेश्चन क्यों बना है, इसको ऐसे डिकोड करना है, इस क्वेश्चन को यहां से ऐसा देखते तो ये गलत हो जाता, यहां से देखने पर ये सही हो जाता। तो ये हर टेस्ट पेपर को हम लाइव रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्डिंग आपको ऐप के अंदर अवेलेबल रहेगा। तो करेक्ट टेक्निक अगर आपने गलत पकड़ रखी है, और डिटेल एनालिसिस हम टेस्ट पेपर का देंगे, जो कि हम ऑलरेडी देते थे। रिवीजन सेशंस के अंदर हम चीजें ऐड कर रहे हैं, मंथली रिवीजन। हमने 1 महीने में जो पढ़ा है, महीने के आखिरी के 2 या 3 दिन के अंदर हम उस महीने के जितनी बातें हैं उनको एक क्विक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के थ्रू लेकर के उसको रिवाइज कर लेंगे, ताकि हम अगले महीने में जाने से पहले उस महीने को थोड़ा सा तरोताजा कर लें। वरना जो चीजें क्या होती है, भूलने लगती है, तो उसको मंथली रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करने की हमने इस साल कोशिश करी है। और जो आखिरी के महीने होंगे वहां पे हाई यील्ड रिवीजन को हमने एक्स्ट्रा ऐड किया। हाई यील्ड को मतलब जो ज्यादा क्वेश्चंस देते हैं उनको हम वहां पे दोबारा क्लास के बाद में उनको रिवाइज करवाएंगे, राइट, रिवीजन सेशन के थ्रू। इनके अलावा
डेली आप क्लासरूम के अंदर डाउट पूछ लोगे, लाइव के अंदर क्वेश्चन आंसर मैं आपको पिछली क्लास का डेली क्वेश्चन आंसर करूंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपको लाइव क्लास में हर जगह पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहां जहां पॉसिबल है, चरक सूत्र 5 पढ़ रहे हैं तो चरक सूत्र 5 में जो जो पिछले 5 सालों में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे आपको ईयर वाइज जो क्वेश्चंस है आपको वहां पे करने को मिल जाएंगे क्लासरूम के अंदर। साइंटिफिक टीचिंग मेथोडोलॉजी में ऑलरेडी आचार्य चरक का नाम लेकर के सारे टेक्निक्स बता चुका हूं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आचार्य चरक आज पढ़ाते तो शायद होता वो अपने टेक्निक को फॉलो कर रहे होते, राइट। स्टडी मटेरियल में हम डिजिटल नोट्स भी देंगे, एट द सेम टाइम हार्ड कॉपीज भी देंगे। डिजिटल नोट्स मतलब जो भी मैं आपको पीपीटीज पे पढ़ाऊंगा सारी की सारी पीपीटीज का पीडीएफ आप ऐप में एक्सेस कर लोगे, आप वहां पे डाउनलोड नहीं कर लोगे। डाउनलोड करेंगे तो स्टूडेंट क्या होता है ना, फिर शेयर कर लेते, फिर एक स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेगा और वापस में 10 लोगों को शेयर करेगा या बेचने लग जाएगा, तो ऐसे में फिर चीजों का मिसयूज होने लगता है। इस वजह से हमने एक फीचर को ऑफ किया हुआ है। देन हमारे पास में जो इस बार हमने ऐड करने की कोशिश करी है कि बृहत्त्रयी के अंदर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं जो कि बुक के अंदर पढ़ने में डिफिकल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अग्रय वाला पार्ट है, उसके नोट्स मैं दूंगा, मतलब जो जो नोट्स होंगे वो आपको मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। आप उस ग्रुप में से जाकर के पीडीएफ को लेकर के आप प्रिंट आउट लोगे और आपको जब भी रिवाइज करना है उस प्रिंट आउट से कर लोगे। हालांकि एट द सेम टाइम उसके डिजिटल नोट्स तो हमेशा अवेलेबल है, बट हार्ड कॉपीज के जो हमने शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए तय ऑलरेडी किया हुआ है उनके साथ में पिछले साल तक 2025 तक को हम बृहत्त्रयी की इस तरीके से नोट्स नहीं दे रहे थे। हम बृहत्त्रयी के अंदर भी चीजों को आपको देने का काम इस बार पहली बार चालू करेंगे। नेक्स्ट के लिए मैं ऑलरेडी क्लिनिकल केसेस बता करके उसके जो पॉसिबल क्वेश्चंस है वहां पे क्लासरूम में करवाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ में परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करें कि आपने अपने टेस्ट पेपर में कैसा कैसा किया है थ्रू आउट द आपका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको आखिरी के महीनों में भी दे सकता हूं। और आप जब भी चाहोगे कि सर मेरा एक मतलब परफॉर्मेंस एनालिसिस चाहिए, मैं आपको एक पूरा टेबल बना के दूंगा कि आपने कौन से टेस्ट में कितना टाइम लिया, कहां पे कितना स्कोर किया, कौन सा वीक एरिया कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वो सारा आपका एनालिसिस आपका रहेगा। इवन दूसरों से कंपेरेटिव भी कि एवरेज स्टूडेंट मान लो कि 480 में से 300 स्कोर कर रहा है, टॉपर 480 में से 450 स्कोर कर रहा है, आप 402 कर रहे हो, मान लो यहाँ पे 300 450 और आप 402 पे, इसका मतलब आप एवरेज वाले स्टूडेंट से ऊपर आ चुके हो। दैट मींस आप सिलेक्शन की रेंज में आ रहे हो ग्रेजुअली, और टॉपर को आप जो है देख रहे हो तो 50 नंबर पीछे हो, तो ऐसे मोमेंट पे आपको टॉपर को अप्रोच करने के लिए कुछ आपको और बेटरमेंट लाना होगा। तो आपको पता रहेगा किसी का स्कोर अगर 250 है 250, तो पहले उसको देखना पड़ेगा ना कि एवरेज स्टूडेंट से भी मैं नीचे हूं, इसका मतलब है कि मुझे अपने आप को एवरेज मतलब सिलेक्शन की रेंज में लाना है पहले, टॉपर तो बहुत दूर की बात है। तो उसके लिए फिर वो टारगेट सेट किए जाएंगे कि उसको पहले एवरेज स्टूडेंट को कैसे ऊपर लाना। तो डेफिनेटली हर स्टूडेंट के हिसाब से हमने परफॉर्मेंस एनालिसिस को इस बार प्लान किया है। वन ऑन वन मेंटरशिप, हर स्टूडेंट की पढ़ने की समस्या अलग होती है, राइट। पढ़ते समय हर एक स्टूडेंट के टेस्ट में क्वेश्चंस भी गलत अलग तरीके से होते हैं। हो सकता है जो मेरा सही हुआ हो मेरे साथी का गलत हुआ हो, जो हो सकता है कि उसका सही हुआ है वो मेरा गलत हो गया। कुल मिलाकर के यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को थ्रू आउट सपोर्ट हमारी फैकल्टीज रहेगी, और जो भी फैकल्टी रहेगी वो एटलीस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट से एमडी पास्ड आउट लेवल की मेंटरशिप वाले लोग रहेंगे, या फिर वो वहां पे पीजी कर रहे होंगे या फिर वो पीजी कर चुके होंगे, कोई बीएमएस लेवल का नहीं होगा। तो वहां पे डेफिनेटली स्टूडेंट बीएमएस में है, इंटर्न में है या रिपीटर है, उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कंसल्टेंसी देंगे। कंसल्टेंसी का मतलब क्या हुआ, वहां पे आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और आपको दवा लिखेंगे, दवा मतलब आपको सॉल्यूशन बताएंगे, राइट। ये हमने इस बार ऐड किया है वन ऑन वन मेंटरशिप वाला प्लान। फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑलरेडी है, एंड्रॉइड आईओएस विंडोज फोन में, टैबलेट में, पीसी में, लैपटॉप में, हमारे सिस्टम में सब जगह सारी जगह अवेलेबल है। और जब आप सिलेक्शन ले लोगे तो हमारी एक डेडिकेटेड टीम लगेगी आपके साथ में कि आपको हर काउंसलिंग के स्टेप पे आपको सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी। डेडिकेटेड टीम। अभी तक जो हो रहा था वो मैं खुद कर रहा था और मेरे साथ में एक दो लोग कर रहे थे। डेफिनेटली मैंने इसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है, अच्छी रैंक ले आता है, पर उसको ये नहीं पता कि कौन सा कॉलेज कैसा है, कहाँ पैसा कितना मिलता है, मेरे को कौन सी ब्रांच लेनी, मेरा आगे का करियर क्या होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिलेक्शन तो ले लिया, टॉप वहां पे कर लिए, लेकिन हमको ये नहीं पता कि लेना क्या है, अंधाधुंध हमारे सारे जो टीचर बोल रहे थे वो ले लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन है, इसलिए हम ये भी ऐड करते हैं अपने आयु दीक्षा 2.0 में। तो जो रेड पार्ट दिख रहे हैं वो हमारे 2.0 के अंदर नए फीचर्स है, राइट। तो ये आयु दीक्षा 2.0 के फीचर्स की हमने बात करी।
सिलेबस स्टेप बाय स्टेप आप पूछोगे सर कब खत्म करोगे, मेरा टारगेट जनवरी 2026 तक का सिलेबस करने का टाइम है, और थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबली लेके चलूंगा। चरक सुश्रुत दोनों पैरेलल चलेगी, तो जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो चरक को एंजॉय करेंगे विद रसशास्त्र, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वहां पे सूत्र जो कि सुश्रुत का सूत्र होगा, निदान होगा जो कि शल्य के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसको एंजॉय करेंगे, और इंटर्न में है वो दोनों का एंजॉय एक साथ करना पड़ेगा, उनके पास चॉइसेस नहीं है, राइट। तो ये हमारे मंथ ऑन मंथ कितना हमारे पास में सिलेबस का टारगेट रहेगा, हम उस टारगेट को पूरा करते जाएंगे, ताकि हमारे पास जनवरी 2026 तक, और लास्ट में हमने रखा भी सिलेबस बहुत मिनिमम है, ताकि हम वहां पे रिवीजन ऑलरेडी दिसंबर में स्टार्ट कर चुके होंगे। दिसंबर में ही रिवीजन, आपने अगर ब्रोशर देखा है, दिसंबर में ही हमने रिवीजन का प्लान स्टार्ट कर दिया है, जनवरी में भी चरक का पूर्वाध रिवीजन के अंदर डाल रखा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे सिलेबस कम है, राइट। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या रहेगा, कोर्स डिलीवर करने का प्लान रहेगा। इसके साथ में आपको कैसे पढ़ना है डे बाय डे, आपको सबसे पहले क्लास को आना है, अटेंड करना है। जूम मीटिंग पे हमारी क्लास होती है, क्लास में आना है, अटेंड करना है, और वहां पे मैं बोलूंगा कि आपको पढ़ना है, सीखना है। सीखना मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं क्लासरूम में, आप चाहो तो अगर मार्किंग करना चाहो करो, लेकिन मैं नोट्स बनाने के लिए मना करूंगा कि क्लासरूम में नोट्स मत बनाओ। आप अगर अपने बुक में चीजों को मार्क कर रहे हो तो मार्क कर लो, अगर आप बुक में मार्क नहीं करना चाहते, सिर्फ समझना चाहते हो, मैं तो अगर होता सिर्फ वहां पे क्लासरूम में ही चीजों को रिटेन करने की कोशिश करता, समझने की कोशिश करता। बाद में जब मेरे पास रिकॉर्डिंग आ जा रही है, रिकॉर्डिंग से मैं जाकर के, या नोट्स मेरे पास ऑलरेडी क्लास की पीपीटी है, वहां से मैं अपने मार्किंग कर लूंगा, ताकि हम बाद में रिवाइज भी कर लेंगे। पॉइंट इज वेरी क्लियर, आप अटेंड करोगे, सीखोगे, लाइव से सीखो। रिकॉर्डेड से उनके लिए है जिनका टाइम मिसमैच होता है। क्लास का टाइमिंग हम हमेशा 5:30 बजे रखेंगे, और बाद में अगर एक बैच जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है 2025 के लिए, तब हम वहां पे 6 बजे कर लेंगे फ्लेक्सिबली, अदरवाइज इवनिंग का चलेगा। मॉर्निंग आवर्स हम रिवीजन के लिए यूज करेंगे, राइट। देन हम इसके साथ में क्या करेंगे, पहले स्टेप में पढ़ लिया, देन हमारे पास में जो सॉफ्ट नोट्स है ऐप में, उसको हम बुक के अंदर मार्किंग के लिए यूज करेंगे, कि बुक में चीजें मार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एआईबीजीटी में सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद में जीवन में दूसरा एग्जाम देने जाओगे, तब तो आपको यही चीज वापस लगेगी बुक, तो वहां पे बुक में मार्क किया हुआ आपके काम आएगा। और एट द सेम टाइम जब आप मार्क कर रहे हो तो आप आंख बंद करके तो करोगे नहीं, रिवाइज साइमल्टेनियसली हो ही जाएगा। तो आपने एक बार क्लासरूम में सीखा, आपने एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लिया है, राइट, मार्किंग एंड रिवाइज कर लिया है। देन आप क्या करोगे, आपका एक चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है, वहां पे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर चैप्टर के साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन एसोसिएटेड है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, चैप्टर वाइज करोगे, स्थान वाइज करोगे। 2 लेवल में और कर रखे हैं, जो जिसके बाद मैंने ऑलरेडी करी है, इजी लेवल और हार्ड लेवल की। जब आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, वो आपका वीक एरिया। वीक एरिया हमेशा पता करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वीक एरिया पता लगेगा, उस केवल वीक एरिया पे जाओ, रिवाइज करो, चाहे ऐप से करो चाहे बुक से करो, और मल्टीपल प्रैक्टिस वहां पे करोगे। और जब ये हो जाए तब फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन है उनको करो, उनमें से जो वीक एरिया निकल के आएंगे उनको आप फिर से रिवाइज करो। दिस इज द वे आपको एक चैप्टर पे कैसे मास्टरी हासिल करनी है, आप कैसे किसी चैप्टर को अपने एकदम फिंगर टिप्स पे ले आओगे, और चीजों को आप क्या कर लोगे, यहाँ पे मैं इनिशियल मंथ्स के लिए बोलूंगा ना, आप चीजों को क्या करोगे, समराइज्ड करोगे। समराइज्ड का मतलब क्या है, चीजों को इजी कर लोगे। 1 घंटे की क्लास को आपको 30 मिनट में कैसे रिवाइज करना है, इसका आंसर खोजोगे। आपका जो टाइम ज्यादा खा रहा है उसको समराइज कर दो, ताकि लास्ट मंथ में आपको जब रिवीजन करना हो, 1 महीने में पूरा सिलेबस कैसे करोगे, अगर समराइज्ड नहीं है तो वहां पे जो आज 1 घंटा लग रहा है वहां पे भी 1 घंटा लग रहा होगा, तो फिर वहां पे आपका काम बनेगा नहीं। समराइजेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप अभी से करना स्टार्ट करोगे, राइट। और जब इतना एक चैप्टर के लिए हो जाएगा, मान लेते हैं 10 चैप्टर पूरे हो गए, तो 10 चैप्टर का एक हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, और टेस्ट सीरीज के अंदर 1 बाय 1 टेस्ट करेंगे, और हर एक टेस्ट के बाद में एक एनालिसिस टेस्ट पेपर डिस्कशन वाला पार्ट वहां पे होगा। तो टेस्ट सीरीज हमारे कैसे चलने वाले, बेसिकली 7 राउंड होने वाले हैं। पहला राउंड है माइक्रो टेस्ट, जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 60 क्वेश्चंस वाले ऐसे टेस्ट, जिसके अंदर आपको 40 to 45 मिनट्स हमने आपको अलॉट किए हैं। 40-45 मिनट में 60 क्वेश्चन, इसके अंदर इजी क्वेश्चंस होंगे, ताकि आप जो हमारे समिता लर्निंग राउंड और सब्जेक्ट लर्निंग राउंड करने से पहले ये वाले टेस्ट अगर दे लोगे, हर एक टॉपिक के माइक्रो टेस्ट हमने लगभग वहां पे अलॉट किए हुए हैं, तो ऐसे में ये टेस्ट देते समय आपके क्या हो जाएंगे, इजी क्वेश्चंस पे कमांड हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हम जब हार्ड क्वेश्चंस को ठीक कर लेते, लेकिन अगर इजी क्वेश्चंस ही गलत हो गए, हम सोचो एग्जाम में सेलेक्ट होंगे,
आंसर इज नो, आप बाहर हो जाओगे। ये सिली मिस्टेक्स को दूर करने के लिए माइक्रो टेस्ट को इस साल हमने 2025 के लिए ऐड किया है, राइट। अदरवाइज हम समिता लर्निंग राउंड को सबसे पहले रखते थे। अभी आपको राउंड 2 से पहले राउंड 1 को आपको हमेशा देना होगा माइक्रो टेस्ट। बाकी के जितने राउंड है 120 क्वेश्चंस मिलेंगे हर राउंड में, और आपको इनिशियल मंथ्स में 90 मिनट्स देंगे हर टेस्ट के साथ, ताकि आप 90 मिनट में 120 क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि एग्जाम में 120 मिलेंगे पर वहां पे सिलेबस वास्ट होगा, अभी सिलेबस छोटा छोटा होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पे 90 मिनट, फिर बाद में जब चौथे पांचवें राउंड पे जाओगे वहां पे 110 105 मिनट्स में करोगे, और मॉक टेस्ट प्री मॉक टेस्ट पे जाओगे तो वहां पे 120 मिनट पूरे मिलेंगे, क्योंकि हम एग्जाम की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। वहां पे डे 1 पे आपको मॉक टेस्ट नहीं करने के लिए देंगे, राइट। ये आपके जो राउंड 5 6 7 है ना, ये आपको जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी, लगभग 2 महीने का टाइम रहेगा, उस समय आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। बाकी साल भर ये इसके अंदर नंबर ऑफ टेस्ट टोटल देखेंगे तो 120 है, जिसमें से लगभग 52 53 इसके अंदर है। अदरवाइज बाकी सारे टेस्ट में 75 टेस्ट है इन सेकेंड राउंड से 7वें राउंड के बीच में, और हर टेस्ट के अंदर 120 क्वेश्चन है राउंड 2 से लगा करके राउंड 7 तक। और हर टेस्ट को देने के बाद में आपको क्या करना है, टेस्ट पेपर को एनालिसिस करना है। आपको एक क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे, मतलब मैं नहीं पूछूंगा, आपको आंसर मैं ही बताऊंगा। व्हाट एनटीए आस्क अ स्टूडेंट इन एआईपीजीटी एग्जाम। एनटीए क्या आपसे जानना चाहता है, ग्रॉस वे में पूछ रहा हूं। सबसे पहले वो जानना चाहता है कि आपको नॉलेज कितना है। आपको लगता है कि नॉलेज ही तो जानना है, नहीं। आपको नॉलेज के साथ में आपने पेपर अटेम्प्टिंग मेथोडोलॉजी आपकी सही है कि नहीं है। आपने देखा होगा अपने सीनियर्स में बहुत लोगों का नॉलेज बहुत ज्यादा हाई होता है, बट फिर भी आज वो पीजी कर नहीं रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो हो सकता है कि वो ऐसी ब्रांच में कर रहे हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हो। कॉम्प्रोमाइज मतलब जो नॉन क्लिनिकल हो, या फिर ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो कि सही ना हो। तो ऐसे में उन्होंने क्या गलतियां करी है, क्योंकि उन्होंने शायद पेपर अटेम्प्टिंग मेथोडोलॉजी को फोकस ना किया हो। और इसके साथ में एआईपीजीटी में एनटीए आपसे मांगता है कि आप एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, आपका मेंटल स्टेट मैनेजमेंट आपका कैसा है। उसके लिए हमने अपने ऐप के अंदर जो एनटीए का जो पैनल है, एनटीए का जो इंटरफेस है, जो स्क्रीन का जो वहां पे आपका प्रेजेंटेशन होगा, वही प्रेजेंटेशन हमने हमारे ऐप में डाल दिया है। तो आप अपना टेस्ट जब भी दे रहे होंगे आपको वहां पे ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा एनटीए। तो जब एनटीए जैसा देता है, जब आप मेन एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि टेस्ट ही तो दे रहे हैं। वहां पे क्वेश्चन के लेवल डेफिनेटली अलग हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, आप वहां पे एग्जीक्यूशन, लेकिन आपका जो ये प्रेशर है वो आधा आपके प्रैक्टिस के थ्रू ऑलरेडी सॉल्व हो जाने वाला है। तो बेसिकली एआईपीजीटी का एक कंपोनेंट ये है थ्योरी, दूसरा है एग्जीक्यूशन जिसको हम बोलेंगे पेपर अटेम्प्टिंग, तीसरा है प्रेशर हैंडल। तीनों में से एक भी चीज मिस हो गई आप सिलेक्शन के बाहर हो जाओगे। आप थ्योरी पढ़े बिना सेलेक्ट नहीं हो सकते, जय माता दी ए जय माता दी बी करके आप नहीं सॉल्व कर पाओगे पेपर को। दूसरा पॉइंट है, अगर आपको करेक्ट टेक्निक नहीं पता है, 120 मिनट का फुलफिल कंप्लीट यूज करना नहीं आता है, टाइम मैनेज करना नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप नहीं वहां पे सेलेक्ट हो पाओगे। और तीसरे में आपका नॉलेज अच्छा है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन आपने प्रेशर हैंडल करना नहीं सीखा और इतनी सी मिस्टेक्स कर ली जो कि आपको सिलेक्शन से बाहर ले जाएगा। ये 3 पैरामीटर है जिसको आपको थ्रू आउट द ईयर प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन के ये 3 कंपोनेंट होते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ थ्योरी पे बिलीव करते हैं, मैं थ्योरी पढ़ूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा ही नहीं, या करूंगा तो ऐसी जगह से करूंगा जहां पे वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सारे पैटर्न जो मैंने बताया वो नहीं फॉलो करूंगा, तो डेफिनेटली फिर अगले साल में वो अपने आप को मुश्किल की घड़ी में पाएगा, राइट। ये एनटीए आपसे चाहता है। तो डेफिनेटली टेस्ट अटेम्प्टिंग का एक टेक्निक जो हम अपने क्लासरूम के स्टूडेंट्स को बताते हैं, वो टेक्निक हम कैसे बताते हैं, सबसे पहले अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो चुके चैप्टर वाइज, देन फिर हम किसी भी टेस्ट को कम से कम 3 राउंड में करेंगे, ज्यादा भी कर सकते हैं, 3 राउंड में टेस्ट को अटेम्प्ट करना रहेगा। पहला राउंड वो होगा जो कि हमारा स्पीड और एक्यूरेसी वाला होगा। स्पीड का मतलब हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है जस्ट 30 to 40% ऑफ टाइम में। जैसे 120 मिनट के अंदर देखोगे आप 45 से 50 मिनट में पूरा पेपर कर ले जा रहे हो। पॉइंट इज वेरी क्लियर कि फर्स्ट राउंड आपका स्पीड और एक्यूरेसी वाला होगा। इसमें वो क्वेश्चन करेंगे जो कि आते हैं, गारंटी से 100% आते हैं और तुरंत आते हैं, टाइम भी नहीं लग रहा, तुरंत आते हैं।
आते हैं और तुरंत आते हैं, मतलब स्पीड है तुरंत, और एक्यूरेसी मतलब हमें 100% आते हैं। मान लो हमें सिर्फ 40 क्वेश्चन ही बने, 45 ही बने, डजेंट मैटर। आपने क्या किया, सबसे इजीएस्ट जो आपको जिसमें सबसे ज्यादा महारत हासिल है वो सबसे पहले कर दिया। देन आपके पास में राउंड 2 आता है जिसके अंदर आप लेंदी क्वेश्चंस करोगे, वही एसर्शन रीजन स्टेटमेंट जो लेंदी क्वेश्चन, या कोई सिंपल एमसीक्यू है जिसके लिए आपने एक निमोनिक बनाई, उसको डिकोड करना है, तो उसके लिए भी आपको एक पेपर मिलेगा, पेपर वर्क करना है, तो वो सब टाइम टेकिंग है, जिसमें 15 से 20 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को आपको राउंड 2 में करना है, और इसमें आपको मैक्सिमम टाइम खर्च करना है। मैं कहूंगा लगभग 60 से 70 मिनट तक का टाइम आप इसमें खर्च करोगे, राइट। और इसके बाद में हमारे पास में तीसरा राउंड आता है गैस वर्क। आप सोचो कोई स्टूडेंट पहले राउंड मतलब टेस्ट शुरू होने के या एग्जाम शुरू होने के इनिशियल 15 मिनट में गैस वर्क कर रहा है, कितना बड़ा डफर है वो। तुक्का अगर आपको मारना ही है तो लास्ट में मारोगे, आप तुक्का पहले क्यों मारोगे, लेकिन फिर भी मानोगे नहीं। ये 100% स्टूडेंट्स में से 20 से 25% स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और 120 तक जब खत्म हो जाएगा तो टेस्ट क्लोज कर देंगे, मल्टीपल राउंड में टेस्ट नहीं देते, फिर बाद में बोलते सर मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। ये कॉमन प्रॉब्लम मेरे पास आती है, डेली प्रॉब्लम, और मैं इसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स को बताता हूँ। डेफिनेटली गैस वर्क, गैस वर्क कैसे करना है, जब आप क्लास वहां पे स्टार्ट कर लेंगे, टेस्ट देना जब हमें होगा तो पूरा टेस्ट पेपर को देने का एक और एडवांस तरीका मैं उसको डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, और वहां पे गैस वर्क टेक्निक को कैसे करना है वहां पे पहले टेस्ट के पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। टेस्ट दे दिया है, अब हमारे पास में आधा काम हो गया, टेस्ट देते ही हमारा आधा काम हुआ है, आधा काम अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या है पिक्चर, टेस्ट एनालिसिस करने में 4 पार्ट में पेपर बटेगा। पहले वो क्वेश्चंस हम देखेंगे जो हमारे ठीक हो गए और ठीक भी नॉलेज से हुए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो हमारे तुक्के से ठीक हुए हैं। जो क्वेश्चंस तुक्के से ठीक हुए हैं क्या वो हमें आते हैं, आंसर इज नो। तो क्या ये हमारे स्ट्रॉन्ग पार्ट है या वीक पार्ट है, मेरा आंसर है वीक पार्ट है। जो तुक्के से सही हुए हैं वो भी वीक है, और जो इनकरेक्ट हुए हैं गलत हो गए वो भी वीक पार्ट है, और जो हमने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए हैं वो भी। ये तीनों पॉइंट हमारे पास वीक एरिया है। इनको अगर जाकर के हमने सॉल्व नहीं किया कि हमारा क्यों गलत हुआ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो आपका टेस्ट पेपर अभी भी प्रॉब्लम के अंदर है। आपने अभी भी उस टेस्ट के 120 क्वेश्चन पे महारत हासिल नहीं करी। ध्यान रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत होता है तो दो ही कारणों से गलत होता है, थ्योरी कमजोर है या फिर आपने सिली मिस्टेक्स करी है, मतलब आपने गलत तरीके से अटेम्प्टिंग करी है। अगर थ्योरी यहाँ पे वीक है तो आप जाओ रिवाइज करो, रेफरेंस आपको हर टेस्ट में मिलेगा। और अगर आपने सिली मिस्टेक्स करी है तो वापस पीछे जाओ, यहाँ पे आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, इसको वापस से इंप्रूव करो कि कौन से राउंड में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है मुझे, कि मेरे यहां से ज्यादा गलत हुए, यहां से ज्यादा गलत हुए, या फिर तुक्के गलत हो रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको हमको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ये दो प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर लोगे, आपके स्टेप बाय स्टेप जो है स्कोर टेस्ट बाय टेस्ट बढ़ने लग जाएंगे, राइट। देन ये लास्ट मैं 5-10 मिनट की बातें कर रहा हूं कि अगर आप सेकंड प्रॉफ में हैं तो आपको द्रव्य गुण, रसशास्त्र, अगर तंत्र, स्वस्थ योगा और रोग निदान चरक पूर्वार्ध के साथ में आपको अपने प्रॉफ के लिए पढ़ना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं, आप चरक पूर्वार्ध डिटेल में पढ़ोगे, राइट, डिटेल में पढ़ोगे, और उसको इतना पढ़ लोगे कि आपको अगर अगले एक साल जब आप फाइनल प्रॉफ में हो तब नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं आए जब इंटर्न में जाओगे, क्योंकि एआईपीजीटी तो इंटर्न के बाद में देना है। तो चरक पूर्वार्ध पूरा अच्छे से, रोग निदान वाला पार्ट, इसका मतलब मैं कहूंगा कि जो माधव वाला पार्ट, इसके साथ में हमारे पास में चरक का निदान वाला पार्ट जो है वो आप डेफिनेटली पूर्वार्ध में पढ़ लोगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, और साथ के साथ में पैथोलॉजी वाला मॉडर्न वाला पार्ट, क्योंकि हमने एआईपीजीटी के लिए शॉर्ट समराइज्ड वे में पढ़ा है। लेकिन इतना पढ़ने के बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो क्यों नहीं आपको टेक्स्ट बुक इजी लगेगी। जैसे कि अगर आपने द्रव्य गुण की क्लास में हमारे पास में जितने प्लांट्स जैसे 350 प्लांट के अगर आपने डिटेलिंग पढ़ ली है, तो अगर आप इसको जाकर के अपने प्रॉफ के लिए पढ़ोगे तो आपको आधी चीजें तो पहले से पता होगी। तो डेफिनेटली वहां पे द्रव्य गुण, रसशास्त्र, अगतंत्र के अंदर क्या पढ़ना है, चरक का चिकित्सा में 23वां अध्याय पढ़ोगे, और सुश्रुत का उत्तर नहीं, कल्प स्थान पूरा पढ़ोगे। बेसिकली ये आयुर्वेद का अगर तंत्र है। बाकी आपको फॉरेंसिक मेडिसिन और साथ में टॉक्सिकोलॉजी वो मैंने काफी ठीक ठाक पढ़ा है, कि जो कि आपको प्रॉफ में काफी ज्यादा इंसाइट देंगी। आप मानोगे नहीं, बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर भी बहुत सारा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हम लॉजिकल लर्निंग डिलीवर कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ रटवाता तो थोड़ी सी दिक्कत वहां पे होती है, प्रॉफ में लिखने में काम नहीं आता, राइट। स्वस्थ वृत्त, योगा और साथ में पीएसएम भी आप क्लासरूम वाले जो जो सब्जेक्ट है आपके सेकंड प्रॉफ में है, आप केवल उनको अभी उनको फोकस करो। फिर इतना करने के बाद में अगर टाइम बचता है तो चाहे तो आप फर्स्ट ईयर के टॉपिक कवर करो, फाइनल प्रॉफ के टॉपिक को आप सेकंड ईयर में मत छेड़ो।
आप शल्य शालाक्य वगैरह मत छेड़ो, क्योंकि आपको मौका पूरा मिलेगा। फर्स्ट ईयर वाला आपका मौका चला गया तो फर्स्ट ईयर के टॉपिक कवर करो, अगर सेकंड ईयर के टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको टाइम मिलता है तो एनाटॉमी पढ़ो, फिजियोलॉजी पढ़ो, अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान पढ़ो, तो डेफिनेटली ये आपके लिए यूजफुल होगा। पदार्थ विज्ञान, आयुर्वेद का इतिहास, ये वाले टॉपिक्स पढ़ोगे। सेकंड ईयर से पहले किसी को कोचिंग ज्वाइन करनी नहीं चाहिए। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को एंजॉय करना चाहिए कि आयुर्वेद में हमको सीखना कैसे है। जो लोग थर्ड प्रॉफ में है या फिर फोर्थ ईयर में है, ये सब्जेक्ट इतने होंगे अगर वो फोर्थ ईयर में है, और इतने होंगे अगर वो थर्ड प्रॉफ में। साथ में रिसर्च भी लिख दो तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल बायोस्टेटिस्टिक्स की यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो ये सारे टॉपिक में क्या आता है, चरक का पूर्वार्ध हमारा डेफिनेटली चिकित्सा स्थान में है। चरक का पूर्वार्ध नहीं कहना, उत्तरार्ध कहना चाहिए। उत्तरार्ध पूरा हमारे पास में चिकित्सा स्थान क्या है, काय चिकित्सा है। इसके अलावा सुश्रुत का भी उत्तर तंत्र है। पंचकर्म हमारा कल्प सिद्धि और सुश्रुत का चिकित्सा का 31 से 40 है। शल्य हमारा पूरा सुश्रुत का सूत्र निदान और चिकित्सा है। शाला के हमारा उत्तर का फर्स्ट हाफ है, मतलब 1 से लगा करके 26 चैप्टर। तो बेसिकली ये वाली जो चीजें हैं, अगर आप एआईपीजीटी वाले टॉपिक को नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपको वहां पे जाकर के वहां पे अपने प्रॉफ के लिए पढ़ना रहेगा। और अगर आप एआईपीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे और फिर अपने प्रॉफ को पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने यंत्र अध्याय पढ़ा और यंत्र अध्याय पढ़ा, उसके बाद में आपने अगर अपने प्रॉफ के लिए यंत्र अध्याय को उसके एंगल से लिखने के लिए एग्जाम में पढ़ा, तो डेफिनेटली आपको यंत्र अलग थोड़ी मिलेंगे। जो 101 यंत्र एआईपीजीटी में वही तो आपके प्रॉफ में भी है। तो सिंपल हो जाएगी चीजें कि आपका अपने प्रॉफ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो हमारा एआईपीजीटी वाला पार्ट रहेगा, राइट। शाला के वगैरह जो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दिए, जो शिरा जाल शिरा पीड़ का, उस एंगल से पढ़ोगे तो क्यों आपको फायदा नहीं मिलेगा। बाल रोग के अंदर आपको काश्यप पूरा पढ़ने को मिलेगा। स्त्री रोग के लिए हमने कंपाइलेशन बना करके चरक सुश्रुत वाग्भट सबका जो स्त्री रोग का पार्ट है वो हमने बहुत जगहों पे टेबुलर फॉर्म में, मासानो मासिक गर्भ वृद्धि की तो हमने कंप्लीट एक टेबल बना दी जिसमें चरक सुश्रुत वाग्भट काश्यप हारित सबको एक जगह पे लिख दिया। तो वहां पे आपको काफी इंसाइट मिल जाएगा अपने प्रॉफ को एग्जाम क्लियर करने में। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपनी तैयारी को ठीक ठाक स्तर पे ले जाते हो तो अगले साल इंटर्न में आपकी जब ड्यूटी आवर्स बहुत हेक्टिक होगी तब आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ चल रही होगी। और अगर अभी नहीं करोगे तो फिर डेफिनेटली बाद में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा तो है ना कि इम्पॉसिबल है, इंटर्न में जाकर भी लोग पढ़ सकते हैं। जो लोग इंटर्न में है तो उनके लिए तो यही बात है, अभी नहीं तो कभी नहीं, कहीं नहीं, नहीं कभी नहीं। अभी अगर नहीं करोगे तो कब करोगे। आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करोगे, नहीं पढ़ा तो स्टार्ट करोगे और समराइजेशन करोगे अर्ली मंथ्स के अंदर। मैं पहले ही बात कर चुका हूं, एआईपीजीटी प्रिपरेशन में समराइजेशन नहीं किया तो वहां पे आपको लास्ट मंथ में डिफिकल्टीज होंगी। समराइजेशन कैसे करना है वो मैं आपको थ्रू आउट बताता रहूंगा क्लासरूम के अंदर, राइट। लास्ट मोमेंट क्विक रिवीजन करने के लिए समराइजेशन बहुत जरूरी है। आपको हर एक डाइवर्सिफाइड टेस्ट देना है, चाहे इजी हो या हार्ड हो, शॉर्ट लैंग्वेज में हो, वन लाइनर या लेंदी 4-4 लाइनों के क्वेश्चन सॉल्व करने को, श्लोक बेस्ड क्वेश्चन हो या लैंग्वेज बेस्ड हो, सिंपल एमसीक्यू, असर्शन रीजन, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, मैच द कॉलम, हर एंगल के क्वेश्चन को करना रहेगा। सिंगल टॉपिक चरक का सूत्र का 10 चैप्टर, मिक्स्ड टॉपिक मॉक टेस्ट, जैसे हर एक तरीके के टेस्ट को यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा और आपको देना होगा। जो लोग टेस्ट नहीं देंगे, जो लोग टाइम पे नहीं चलेंगे, वो अपने साथ नाइंसाफी करेंगे। फिर वहां पे अपने आपको लास्ट टाइम में एक क्रिटिकल स्टेज में वो पाएंगे। जो लोग थ्रू आउट चलते रहेंगे तो लास्ट टाइम वो क्या कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि ये बर्डन नहीं है। ये आयुर्वेद की वही पार्ट है जो आपने ऑलरेडी अपने 4 प्रॉफ में पढ़ा है, 3 प्रॉफ में या 4 ईयर में पढ़ा है, राइट। इंटर्नशिप वाले टेस्ट के मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम को काउंटर करेंगे और इंप्रूव करेंगे। स्कोर को कैसे करना ऑलरेडी मैंने बात करी है। साथ के साथ में स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट को सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के लिए। अर्ली फेज में अगर आप इंटर्न में है तो आप 5 से 6 घंटे डेली देंगे। पहले महीने में मैं कह सकता हूँ 4-5 महीने, क्योंकि फेमिलियर होने में कुछ टाइम लगता है। आप अगर क्लास में अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 सप्ताह तक डेफिनेटली थोड़ा सा लगेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं थ्रू आउट बताता रहूंगा। और उसके बाद में 5 से 6 घंटे आप लगभग, मैं मानूंगा कि अक्टूबर तक, दीपावली तक आप इतना करोगे। दीपावली से होली तक आप 6 से 8 घंटा अपना डेली का खर्च करोगे। और अगर आपने बीच बीच में टॉपिक छोड़ दिए हैं तो लास्ट में आपको जाकर के ज्यादा देना पड़ेगा, वरना 8 से 9 घंटे भी लास्ट के टाइम में सफिशिएंट होंगे। नहीं तो फिर बाद में 12-12, 14-14 घंटे बैठ के आपको ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट में बर्डन ना हो, इसलिए एक स्मूथ, आप बोलोगे ना कितना घंटा पढ़ना है, उसका आंसर है अर्ली स्टेज दीपावली तक इतना पढ़ो, 5 से 6 घंटा। होली तक, दीपावली से होली तक आप 6 से 8 घंटा डेली पढ़ो। और देन उसके बाद में आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो एग्जाम तक, उसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट टॉपिक है कि प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां क्या करता है, राइट। पहला पॉइंट है लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान,
कि वहां पे जो क्या पढ़ रहा है उसको वहां पे क्लियर नहीं है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि मेरा टॉपिक कब खत्म होगा। राइट, आज मन किया द्रव्य गुण उठा लिया, आज मन किया चरक का सूत्र उठा लिया, आज शारीरिक स्थान उठा लिया। तो स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान नहीं है तो कोई टॉपिक पूरा होगा नहीं, और टॉपिक जब पूरा नहीं होता तो हमें डीमोटिवेशन बहुत जल्दी मिल जाता है। ध्यान रखना, अगर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान है तो कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा तो हमारे दिमाग को लगेगा कि हाँ कुछ तो अच्छा हमने कवर कर लिया है। राइट। दूसरा, इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो हमने क्लास में ऑलरेडी करा देने हैं, तो हमारे क्लास में रहते हुए तो आप इस मिस्टेक को कर भी नहीं पाओगे। राइट। फोकसिंग ओनली ऑन थ्योरी और ओनली ऑन एमसीक्यू, केवल थ्योरी पढ़ेंगे, एमसीक्यू कम देंगे या नहीं देंगे, या फिर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सर मेरे को 10 सालों के पेपर दे दो मैं इसको देख करके पीजी निकाल लूंगा, नहीं होगा। आपको हर साल एग्जाम में नए क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे निकाल लोगे? आपको पैटर्न आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, लेकिन डेप्थ ऑफ क्वेश्चन में आपको हर साल चीजें वेरिएबल मिलेगी, तो कैसे आप सॉल्व करोगे? तो आपको दोनों करना पड़ेगा। थ्योरी बिना आप एमसीक्यू नहीं कर सकते, एमसीक्यू बिना एग्जाम नहीं निकाल सकते, इसलिए स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों वहां पे चलेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन, जो लोग बोलते हैं कि मैं पहले दिन 12 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन मैं नहीं पढ़ा, छुट्टी ले ली, मेरे मामा जी के लड़के की शादी थी, तीसरे दिन मैं 3 घंटे पढ़ा, चौथे दिन मैंने वापस जोश आया 12 घंटे पढ़ा, ये ऐसी तैयारी का नहीं चलेगा। आप 5 से 6 घंटा निकालो, अपने लिए निकाल रहे हो उसको डेली निकालो। आप जैसे सोने के लिए 7 से 8 घंटे कैसे निकालते हो, आप अपनी ड्यूटी के लिए कैसे निकालते हो, तो ये सारे कामों में आपका पढ़ाई भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इसका भी एक फिक्स टाइम रहेगा, आप इतना टाइम दोगे इंक्लूडिंग क्लास। 5 से 6 घंटे में आपकी क्लासरूम में 2 घंटे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी आपका रोल इसमें पूरा हो जा रहा है। इसके अलावा आपको रिवीजन करना और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना, सब कुछ इनिशियल मंथ के अंदर इसी में सब कुछ कवर हो रहा है। राइट। अगर अभी आप 8-8 घंटे पढ़ना स्टार्ट करोगे, बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाओगे आप। सितंबर अक्टूबर के बाद में आपका मन करेगा पुस्तक को जला करके जला दूं, मतलब जला करके फेंक दूं, आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि ये एक मैराथन है। आपको स्लो पेस इनिशियल मेंटेन करना है, देन ग्रेजुअली आपको स्पीड बढ़ानी है, और लास्ट के टाइम में भागते हुए सबसे तेज जाना है। ये आपको पैटर्न फॉलो करना है। रिवीजन नहीं करोगे तो बच नहीं पाओगे। मैं मंथली रिवीजन इसीलिए स्टार्ट करो कि स्टूडेंट रिवीजन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे सामने नहीं बच पाएंगे, डेफिनेटली रिवीजन करा के मानूंगा मैं। अगर कोचिंग के नोट्स पे ओवर रिलायंस की बात करें तो वहां पे आपको लगेगा कि मेरे क्लासरूम के नोट्स सफिशिएंट है, तो अगर आप इस चीज को देखते हो तो वहां पे आप पिछले साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। वहां पे अगर क्वेश्चंस के वहां पे सॉल्व हो जाता है तो वहां पे आप रिलाई कर सकते हो। लेकिन अगर जो टॉपर कैंडिडेट होता है उसको मैं जरूर बोलूंगा कि हमारे नोट्स, इवन हमारे नोट्स में हमने ऑलरेडी सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है, वो उन सब के बाद में हम इस साल जो है नए नोट्स को, हमारे नोट्स को भी रिपेयर कर रहे हैं। मतलब जो चीजें 1-2 साल में चीजें बढ़ी है, मार्केट में चीजें जो है एग्जाम में नई पूछी जाने लगी है, उनको भी हमने ऐड करके नए नोट्स को डिजिटल और उसमें ऐड करने के लिए काम कर रहे हैं। पॉइंट क्या है कि अगर एक टॉपर कैंडिडेट जिसने सब कुछ पढ़ लिया तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि वो और भी चीजें पढ़ सकता है, और चीजों का मतलब बुक से है। आप बुक से पढ़ो, या फिर डिजीजेज मॉडर्न की है आप डिजिटल कंटेंट से पढ़ो, अच्छे रिलायबल सोर्सेज से पढ़ो, गूगल से मत पढ़ो। चैट जीपीटी अभी उतना सक्षम नहीं है कि आपको सही तरीके से पूरा नॉलेज दे पाए। राइट। टू मैनी स्टडी रिसोर्सेज, मैं ये भी नोट्स ले लिया, मैंने ये भी नोट्स करेक्ट है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास इसके भी लेक्चर है, मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, तो आप एग्जाम में एक भी पूरा नहीं कर पाओगे। तो टू मैनी स्टडी रिसोर्सेज नहीं करना है, आप एक जगह पे अपने आप को स्टिक करो और उस जगह से पढ़ो। जहां पे आपको उस जगह का पार्ट वीक लगता है उस चीज के लिए आप दूसरी जगह से अपने चीजों को सॉल्व कर सकते हो, जो कि मार्केट में बहुत लोग करते भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये कभी कमी महसूस ही नहीं होने दूंगा। जो आपके सीनियर बैच के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो इस चीज को जानते हैं। राइट। नेग्लेक्टिंग वीक सब्जेक्ट, अगर आपकी जो वीक सब्जेक्ट है जैसे कि चरक का सिद्धि स्थान आपका वीक है, तो अगर आप उसको छोड़ दे रहे हो तो एग्जाम में तो 3-4 क्वेश्चन आएंगे, आपके छोड़ने से एग्जाम में नहीं आएंगे ऐसा नहीं होगा। राइट। तो वीक सब्जेक्ट्स को जितना जल्दी सॉल्व कर लोगे, उसके अंदर से जो काम भर का स्कोर निकालने की क्षमता निकाल लोगे, तो डेफिनेटली आपका वहां पे सॉल्यूशन होगा। वरना एक टॉपिक छोड़ोगे तो आपका मन करेगा कि ये भी हमारा वीक है, ये भी टफ लग रहा है, उनको भी छोड़ दे। एट द एंड क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें अभी लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट जो साल भर नहीं पढ़ते वो क्या करते हैं, सर मैं मॉडर्न छोड़ दूं क्या? छोड़ दो, आपके पास में 19 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए, तो 19 क्वेश्चन को छोड़ने का रिस्क है, तो वो रिस्क लेने की क्षमता है तो प्लीज छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेटली कोई भी टॉपिक छोड़ना अपने आप में एक रिस्क होता है, तो वो रिस्क वही ले जिसको उस रिस्क का आपको अल्टीमेट रिजल्ट के लिए वो ओके है। राइट। मॉक टेस्ट स्किप करेंगे नहीं चलेगा, सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे नहीं चलेगा, ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे गलती करते हैं और भुगतते हैं। नेगेटिव मार्किंग से डरने के लिए बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं, इवन एग्जाम में मैं बोलूंगा कि 1/4 जब नेगेटिव होती है तो वहां पे अटेम्प्टिंग मैक्सिमम होनी चाहिए।
अगर अटेम्प्टिंग मैक्सिमम करोगे तो कुछ वहां पे तुक्के गलत भी होंगे, कुछ सही भी होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे वहां पे बेनिफिट की तरफ आपको ज्यादा रहेगा। लेकिन फिर भी आपके तुक्के सही होते हैं कि नहीं होते हैं, मैं पूरा एक साइंटिफिक मेथड बताऊंगा, आप खुद ही वहां पे आंसर करोगे कि मेरे इतने तुक्के सही हो रहे हैं, इतना स्कोर मेरा कम हुआ या बढ़ा। मैं गारंटी लेता हूँ तुक्कों से नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, उसकी एक प्रॉपर मेथड, ये साइंस है, तुक्काफिकेशन गेस वर्क है, ये एक साइंस है, राइट। स्लीप नहीं करते, पूरा रात भर पढ़ेंगे, फिर सुबह नींद पूरी के बिना वहां पे आप दोबारा पढ़ने बैठोगे, नहीं बात बनेगी। वहां पे जो लोग ऐसी गलती हॉस्टल में कर रहे हैं वो चीजों को वहां पे आपको नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ज्यादा समय सोशल मीडिया को अब नहीं देना। देखो रील बना ली आपने फाइनल ईयर में, या फिर आप जब भी आप इंटर्न के अंदर हैं और आप अपने सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन को दूर नहीं कर पा रहे, तो फिर समझ लो कि आपको एग्जाम में तो पढ़ना रहेगा, एग्जाम के अंदर तो पढ़ी हुई चीजें काम आएंगी, तो डेफिनेटली आप अपना टाइम किसको ज्यादा देते हो वहां से आपका रिजल्ट निकल के आएगा। लास्ट मिनट के लिए सिलेबस छोड़ा कि मेरा जब एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो जाएगा तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक जर्नी है, मैराथन में बात अभी भी कर रहा हूं। आपको सिलेबस में जनवरी तक करा रहा हूं, इसका मतलब अप्रैल से जनवरी, मतलब मैं 10 महीने ले रहा हूं सिलेबस कवर कराने में, जहां पे मैं डेली 2 घंटे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे समझा के पढ़ता हूं ताकि आपको इजीली ग्रैस्प होने लगे, राइट। नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझ करके क्वेश्चन लगाओगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। डिफिकल्ट सब्जेक्ट को स्किप करोगे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने पॉइंट की बात कर चुके, ये पुनरुक्त दोष हो गया है मेरे से, ओवर कॉन्फिडेंस इन इजी टॉपिक। अगर किसी, मान लो XYZ प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, वहां पे मैंने टेस्ट दिया, मेरे 100 में से 99 सही है, तो मैं आ गया हवा में, या फिर मेरे चरक सूत्र में 100 में से 100 है, मेरे 480 में से 480 है, अरे मेरे को चरक सूत्र पढ़ना ही नहीं है, आपने रिवाइज नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा वो गलत करा देगा। ध्यान रखना, हर एक टॉपिक सेंसिटिव है। हाँ, जो आपका स्कोर अच्छा करा रहा है वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो स्ट्रॉन्ग एरिया का रिवीजन थोड़ा सा लंबे समय बाद हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन कर ही नहीं रहे तो फिर नुकसान। क्लिनिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट छोड़ोगे तो नेक्स्ट के अंदर बाहर हो जाओगे, और अगर अभी नेक्स्ट नहीं देना है तो भी आपको जब फील्ड में, जब आप में रियलिटी में सामने पेशेंट होगा, तब आपके वहां पे श्लोक या फिर निमोनिक काम नहीं आएंगे, वहां पे क्लिनिकल प्रैक्टिस, वहां पे एस्पेक्ट काम आएंगे। ठीक है, अगर डाउट आता है, डाउट को डाउट ही रहने देते हो, डाउट नहीं पूछते हो। हम क्लास में डाउट को इनवाइट करते हैं, पूछो क्या डाउट है, तो डाउट को इनवाइट करते हैं इसलिए क्योंकि स्टूडेंट अपने विचारों पे खुल सके, उसने सोचने का दायरा जो बंद कर लिया, हमारे सीनियर ने बोला होगा ना कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा, आयुर्वेद बर्बाद है, आयुर्वेद में सिर्फ रटना है, इसमें और कोई साइंस ही नहीं है, तो ये गलत सारी चीजें हैं। आपके अंदर जो डाउट है वो भी दब जाते हैं, मैं कहूंगा कि डाउट को खुल के आने दो। कई बार खराब डाउट होंगे, कम लेवल के होंगे, कई बार अच्छे डाउट, स्टूडेंट ऐसे ऐसे डाउट पूछते हैं जो मेरे को टीका खोल करके ढूंढने में मजबूर करते हैं, तो मैं भी सीखता हूँ वहां से, आपके डाउट के आंसर जितने पॉसिबल मेरे से है वो दूंगा, जो नहीं पॉसिबल होगा मैं ढूंढ करके दूंगा, मेरा भी वहां पे मैं ग्रोथ करता हूँ, राइट। और लास्ट महीनों में पैनिक वही करते हैं जो साल भर नहीं पढ़ते और फॉलो नहीं करते। और लास्ट में है मोटिवेशन वाला पॉइंट, डीमोटिवेशन बहुत जल्दी आता है एक शब्द से, जिसको मैं बोलूंगा कि अकर्मण्यशीलता। अकर्मण्यशीलता मतलब काम नहीं करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, डीमोटिवेशन आएगा, गारंटीड आएगा। और अगर आप काम करते हो, एक्शन लेना जानते हो, तो चीजें डेफिनेटली आपकी सॉल्व होती है, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आएगा। ये डिसिप्लिन के अंदर काउंट किया जाएगा, अगर आपको एक्शन लेना आता है तो डिसिप्लिन के अंदर आपका ये काउंट किया जाएगा, राइट। ये कॉमन मिस्टेक्स है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और आप एक एक पॉइंट के ऊपर विचार करना कि मैं कहाँ पे, अगर पीजी की प्रिपरेशन करते हो और इसमें से अगर 10 से ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर आप घिरे हुए हो, तो आज के लिए लिख दो कि आप अभी रेस के बाहर हो, जैसे जैसे सॉल्व करोगे तब कंपटीशन में अंदर आओगे। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये हम कैसे आपको डिलीवर करने वाले हैं साल भर में। जस्ट 1 घंटे में आपको कितना बता सकते थे उतना मैं आपको बता दिया हूं, एक आउटलाइन जितना मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करूंगा, जो आपके जो डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को मैं यहाँ पे एड्रेस करने वाला हूँ।